इंडिया और बांग्लादेश की सरहदों के दरमियान मुकीम आबादी क्या कभी किसी मुल्क का हिस्सा हो पाएगी या अपनी ही जमीन पर रहते हुए वो बेवतन और बेशनाख्त ही रहेंगे? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं अंबर शमसी और मैं हूं नाशीन अब्बास। सदियों पुराने गांव के ये मुकीम किस मुल्क का हिस्सा हैं? उनकी किस्मत का फैसला पार्टीशन के वक्त से रुका हुआ है। आज भी ये लोग पैरों में मैसूर अपनी शनाख्त तलाश कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी हो तो ठीक रहेगा। 60 साल गुजर गए हैं, आज़ादी को आए हो जाना चाहिए। बर्मा बैनुल-अक़वामी तन्हाई और गुर्बत से निकलकर मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन क्या इस तरक्की का फायदा मुल्क के हर तबके को पहुंच पाएगा? इन मौज़ूआत के अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम की खाना जंगी से मुतासरा लोगों और पनाह गुज़ीनों की इमदाद के लिए तारीख की सबसे बड़ी इमदादी अपील की है। पाकिस्तान में नौजवान ख्वाजा सिरातो नाच गाना करके रोजी रोटी कमा लेते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र ढलती है तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूं अंबर शमसी। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में बांग्लादेश की सरहद के नज़दीक ऐसे दर्जनों गांव हैं जिनके बाशिंदे दुनिया के किसी मुल्क के शहरी नहीं। इसी तरह के कई गांव बांग्लादेश की सरहद पर भी हैं। हमारे साथी शकील अख्तर ने इन सरहदी गांवों का दौरा किया था और वो खुद इस वक्त बराह रास्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। जी शकील, इन लोगों के बारे में कुछ बताएंगे हमें? अंबर, भारत की तकसीम के वक्त बंगाल के बहुत से गांव का हतमी फैसला नहीं हो सका था। यहाँ के बाशिंदे कौमियत, शहरियत और शनाख्त से महरूम कर दिए गए। इन गांवों को भारत बंगला एनक्लेव के नाम से अब जाना जाता है। ये गांव लेकिन पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। वहाँ की हालत कैसी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये खूबसूरत छोटा सा दुबालपुरी गांव, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की न कोई कौमियत है और न ही शहरियत। उन्हें गांव की हदों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। दुनिया आता है हमको ही देखने, जो चलो वहाँ जानवर है, चिड़ियाघर तो हमारा पास में ही है, जो हम वहीं देखने जाए। हम जहाँ रह रहे हैं इससे बड़ा दुनिया में कोई देखने वाला चीज नहीं है। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त बंगाल की तकसीम इस तरह हुई कि 100 से ज्यादा गांव किसी मुल्क का हिस्सा न बन सके। उन्हें सीत महल या एनक्लेव का नाम दिया गया। আমরা যে জমিটার মধ্যে থাকি এটা কিন্তু सीट महल, এরা सरकार बोले सीट महल। हुकूमत इस खत्ते को सीत महल कहती है। हम भी इसे सीत महल कहते हैं, लेकिन हम लोग किस मुल्क या रियासत के शहरी हैं हमें नहीं मालूम। हमारी कोई शनाख्त नहीं और हमारा कोई हक नहीं। দেশের লোক, এই অঞ্চলের মানুষ, এই ব্লকের মানুষ, এই জেলার মানুষ। ठीक है। भारत बंगला सरहद के दोनों जानिब वाक़े एनक्लेव के 1.5 लाख से ज्यादा ये बाशिंदे सिर्फ शनाख्त ही नहीं, 65 बरस से बिजली, पानी और सभी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सीट महल समस्या बोलते गए, सीत महल यानी इनक्लेव का सबसे पहला मसला ये है कि हमारी कोई कौमियत और शहरियत नहीं है, हमारी कोई शनाख्त नहीं है। यहाँ ना डॉक्टर है और न तालीम है। बिजली और पीने के पानी से भी महरूम है। यहाँ न बाजार है और न ही सड़क और न रास्ते। भारत और बांग्लादेश एनक्लेव के ये बाशिंदे पिछले 65 बरस से अपनी कौमियत और अपनी शनाख्त के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बंगाल के एक मुकामी कारकुन दीप्तिमान सेन गुप्ता बरसों से एनक्लेव के बाशिंदों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं। ये लोगों को अभी तक इंसान किसी भी राष्ट्र ने समझा ही नहीं, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, ना ही पाकिस्तान। कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी NGO इन लोगों के हेल्प में आता नहीं है। पर जैसे भी हालत हो हम लोग इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। 2 बरस कबल भारत और बांग्लादेश ने इन गांवों को अपने अपने मुल्क में जम करने का एक मुआहदा किया, लेकिन दोनों मुल्कों में इस मुआहदे के निफाज में रुकावटें दरपेश हैं। बांग्लादेश में जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे मतलब कोई भी रीजनेबल सेटलमेंट भी अगर हो, उसमें जो इस्लामिस्ट फोर्सेस है वो नेचुरली दे वांट द होल थिंग टू लिंगर एंड फेस्टर।
भारत की हुकूमत ने एन्क्लेव के मसले के मुस्तकिल हल के लिए जमीनों के तबादले का एक बिल पेश किया है। ये बिल यहाँ भारतीय पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से पास करना पड़ेगा। भारत बंगला एन्क्लेव के बाशिंदों की सियासी किस्मत का फैसला फिलहाल इसी बिल पर टिका हुआ है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। 65 बरस गुजरने के बाद भी ये इंसानी और सरहदी मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। मैंने बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह से बात की और उनसे पहले यही पूछा कि क्या ये भारत के लिए अफसोस का मुकाम नहीं है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर अब मुख्तलिफ स्टेट्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है। ये दोनों मुल्कों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। पिछली बार वो तीस्ता के पानी का था तो वो भी यहाँ इसमें जाके अटक गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने इसमें आनाकानी करी। ये अब भारत के फॉरेन पॉलिसी पर नए प्रभाव इस तरीके से स्टेट्स के आने लगे हैं। ये अपने आप में एक हेल्दी डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। कोई 2 साल पहले प्रधानमंत्री हमारे बांग्लादेश गए और उन्होंने वहाँ पर एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा भी किया वहाँ की हुकूमत से कि इस मसले को ज़मीन का जो तबादला करके उसका एक्सचेंज करके उसको हल किया जाए एन्क्लेव के मामले को। लेकिन यहाँ पर एक अंदाज़ा ये है कि बीजेपी शायद इसकी मुखालफत करती, चूँकि ये बिल पार्लियामेंट में आ नहीं पाया, लेकिन उसका विरोध कर रही है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातचीत हुई है बीजेपी में। जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी और मुजीब साहब का इसमें समझौता था। सब मानते हैं इसको होने से फ़ायदा है और मैं भी यही समझता हूँ कि यही बीजेपी की भी सोच है। जसवंत सिंह साहब, एक ज़मीन और सरहदी डिस्प्यूट से ज़्यादा ये एक इंसानी मसला भी है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बड़ी बिजली, पानी, स्कूल, यहाँ तक कि बहुत ही प्रेगनेंसी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इमरजेंसी में भी उन्हें कहीं के नहीं रहते। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। न वो बांग्लादेश के हैं न हिंदुस्तान के हैं, और जो इधर एन्क्लेव्स हैं वहाँ जो रहते हैं वो न बांग्लादेश के हैं न हिंदुस्तान के। इससे स्मगलिंग बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ता है। ये जल्दी से जल्दी हो तो ठीक रहेगा। 60 साल गुजर गए हैं, आज़ादी को आए, हो जाना चाहिए। ये बताइए कि भारत उन चंद मुल्कों में से एक है जहाँ पर अब भी सरहदें एक्टिव हैं और फौजी मारे जाते हैं, और दूसरे इस तरह के डिस्प्यूट अभी भी हमारे बचे हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। 60 साल हो गए आज़ादी से, और उसके बाद भी आज मैं नहीं सोचता दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है अभी तक सेटल नहीं हुई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण तो मुल्क का बंटवारा है, सन 47 है, और दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि हमारी जो पहली सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सिर्फ उनको ही दोष देना कोई अर्थ नहीं रखता। आज के दिन सरहद की, बाउंड्री की, टेरिटरी की इतनी पकड़ नहीं थी, सोच नहीं थी, उसको इतना ज़रूरी नहीं समझा शुरू के दिनों में। भारत दुनिया के उन 2-3 मुल्कों में शामिल है जो अभी तक अपने पड़ोसियों से सरहदी तनाज़ात हल नहीं कर सका है। जी अंबर। शकील, तो मुजवज़ा बिल जो है पार्लियामेंट में मंजूर हो सकेगा? देखिए, भारत में इंतखाबात होने वाले हैं और बांग्लादेश में भी इंतखाबात की तैयारियां हैं। इन हालात में ये उम्मीद करना कि दोनों हुकूमतें इस मरहले पर सरहदी मसले हल कर पाएंगी, ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। अंबर। शुक्रिया शकील। इन बेवतन लोगों के बारे में हमारे नाज़रीन क्या कहते हैं? नौशीन। जी अंबर। शुएब मलिक जर्मनी से कहते हैं उनके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं, वरना दोनों ममालिक इस खत्ते के लिए लड़ाई लड़ रहे होते और वहाँ के लोग बाइज्जत शहरी होते। अली
सिंध से कहते हैं उनको शहरियत और शहरी हकूक देने चाहिए, वरना इंसानी हकूक का नाम दफन कर देना चाहिए। और आमिर फारूक रावलपिंडी से कहते हैं ये सब बड़े सगीर के लोगों पर ताजे बरतानिया की मेहरबानी है। उस वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरानों ने तकसीम के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया। इस तरह कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी की गई और पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बना दिया गया। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं, पता है bbcurdu.com। हमारे मल्टीमीडिया के सफ़हात पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर कुछ दिलचस्प तस्वीर मौजूद हैं और वेबसाइट पर ताज़ा तरीन ख़बरों पर कॉलम, तस्वीर और वीडियो के अलावा माहिरीन के तज्ज़िये और तबसरे भी पढ़िएगा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा शाम की खाना जंगी से मुतासरा लाखों अफराद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने $5 अरब की हंगामी इमदाद की अपील की है। जवानी तूफानी होती है, लेकिन जब ख्वाजा सिराहों की उम्र ढलती है तो बुढ़ापा कैसे जमता है।